नंबर 5 बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4 का जो होमवर्क था वो हमने डिस्कस करना है। तो लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्विक हमारे पास यहाँ पे 4 MCQs हैं और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। MCQs नंबर 1, व्हाट डज द वोटिंग राइट इन अ कंपनी इस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली इंटेल, यानी कि वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है। द इंटाइटलमेंट टू वोट ऑन एनी मैटर ड्यूरिंग अ कंपनी मीटिंग, द राइट टू अटेंड कंपनीज मीटिंग विदाउट वोटिंग, नहीं मतलब वोटिंग किए बगैर सिर्फ अटेंड करना वोटिंग राइट थोड़ी कहलाता है। द एबिलिटी टू रिसीव डिविडेंड्स, ना, एक मेंबर बनने का या शेयर होल्डर बनने का मतलब ये होता है कि आपको डिविडेंड का राइट मिल जाएगा, राइट टू रिसीव हो जाएगा, लेकिन वोटिंग राइट का मतलब राइट टू रिसीव डिविडेंड नहीं है। द ऑब्लिगेशन टू फाइनेंशियली सपोर्ट द कंपनी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के ऊपर हमने बात की थी, विच इज पास बाय सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट इन पर्सन प्रॉक्सी थ्रू पोस्टल बैलेट, कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी। A special resolution can be passed with 21 days notice. Under which condition? क्या एक्सेप्शन थी? If all the members entitled to vote and attend so agree. कौन सा ऑप्शन है भाई? C. What is required for a member to participate in meeting via video link? If the company provide the video link facility. कौन सा ऑप्शन है? D. हो गया क्विक डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी का। फजल बख्श अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर विद 30% स्टेक इन शिब्रा इंटरप्राइजेस लिमिटेड, फजल बख्श एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है जिसका 30% स्टेक है शिब्रा इंटरप्राइजेस के अंदर। उसने ऑब्जेक्शन रेज किए प्रोपोज वेंचर इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि शिब्रा ने कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का वेंचर जो है वो करना चाहा था, जिसके ऊपर फजल बख्श ने शदीद रिजर्वेशन दिखाई कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट थी 750 मिलियन। द प्लान वॉज टू बी डिसाइडेड इन एन EOGM। अच्छा, ये EOGM का वर्ड आपने अभी नहीं पढ़ा है, आप ये समझो बस कोई एक मीटिंग है जिसके अंदर ये फैसला होने जा रहा है। EOGM जो होती है वो कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि मतलब शॉर्ट नोटिस से बुलाई जाए या कोई ज़बरदस्ती कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसके अंदर EOGM बुलाई जाती है। तो वो आपने भी नहीं पढ़ा, वो आप चैप्टर नंबर 8 मीटिंग में इंशाल्लाह हम साथ डिस्कस करेंगे। कन्वीन ऑन अ शॉर्ट नोटिस ऑफ 18 डेज कॉन्ट्रेरी टू 21 डेज नोटिस, यानी कि 21 दिन के अंदर नोटिस जाना चाहिए, लेकिन ये नोटिस गया है सिर्फ 18 दिन के अंदर। फजल बख्श ने अपना वोट एक्सरसाइज किया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अपोजिंग द प्लान टू डाउट्स ड्यू टू डाउट्स ओवर वायबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी कि फजल बख्श ने सदी रिजर्वेशन दिखाई और फजल बख्श ने बोला कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे इस प्लान में कोई फाइनेंशियल साउंडनेस नज़र नहीं आ रही है, तो मैं इस प्लान को करता हूँ भाईजान अपोज। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 1, डिस्कस द लेजिटमेसी ऑफ फजल बख्श इलेक्ट्रॉनिक वोट अगेंस्ट शिब्रा लिमिटेड 750 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। तो क्या इसका वोट लेजिट है, क्या इसका वोट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू वोट किया है? किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेजेंट इन पर्सन प्रॉक्सी पोस्टल बैलेट और वीडियो लिंक के थ्रू कि अगर बंदा को प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी वोटिंग की कंपनी। एसेस द वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड टू फंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग वेंचर considering the dispute over the meeting notice period and the nature of concern required for such an exception। कहता है कि क्या 21 दिन पहले की जो वो है हमारे पास शर्त, वो क्या उसको हम ब्रीच कर सकते हैं? कोई इसकी ऐसी एक्सेप्शन है तो बताओ। और वो कहता है कि कंपनी ने ये कहा था कि हमने जो 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेज के रेजोल्यूशन पास की है, मतलब इसकी जो वायलेशन की है ये इम्प्लाइड था तमाम मेम्बरान की वजह तरफ से। तो क्या हमने कोई ऐसी चीज़ डिस्कस की थी कि इम्प्लाइड हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, या कोई एक्सप्लिसिट कंसर्न देना पड़ेगा? तो हम क्या बोलेंगे इसकी वैलिडिटी में कि स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड कंसर्न नहीं माना जाएगा, एक्सप्लिसिट कंसर्न देना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ग्रीन अर्थ फाउंडेशन एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज रजिस्टर्ड एज अ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ग्रीन अर्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि NPO के तौर पर रजिस्टर की गई है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। रिसेंटली द कमीशन फाउंड सम इशूज विथ हाउ द फाउंडेशन वॉज बीइंग रन। कमीशन को पड़ गई भनक कि इसमें कोई हो रहे हैं मसले। रिसेंटली द कमीशन फाउंड सम इशूज विथ हाउ द फाउंडेशन वॉज बीइंग रन इंक्लूडिंग एक्शन नॉट अलाइन विद पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि पाकिस्तान के मफाद के मुतरादिफ हैं। As a result, on 1 अगस्त 2023 द कमीशन इन्फॉर्म ग्रीन अर्थ फाउंडेशन अबाउट डिसीजन टू रिवोक द लाइसेंस, और 1 अगस्त 2023 को कमीशन ने बता दिया कि मैं आपका लाइसेंस रिवोक करने जा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर 1, व्हाट इमीडिएट स्टेप्स मस्ट ग्रीन अर्थ फाउंडेशन टेक्स इफ इट्स NPO लाइसेंस इज रिवोक। कौन सा इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए बताओ भाई? बिल्कुल ठीक है। The company should stop all its operation except the recovery of account receivable. Shall not solicit or receive donation from any source. ठीक है।
और दी एसेट्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू अनदर एनपीओ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये जवाब मैं जब लिखता तब इस सवाल की एक रिक्वायरमेंट होती। अब मैं अगली रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा ताकि देखूँ कि उसके अंदर तो उसने वाली बात नहीं पूछ ली है। आफ्टर द लाइसेंस इज रिवोक्ड हाउ शुड ग्रीन अर्थ फाउंडेशन हैंडल इट्स मनी एंड प्रॉपर्टी। अब मनी एंड प्रॉपर्टी के लिए इसने स्पेसिफिकली पूछ लिया, तो अब मनी एंड प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या बोलना है कि इसने अपने एसेट्स विद इन 90 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ट्रांसफर करने हैं टू अनदर एनपीओ हैविंग सिमिलर पर्पस, और कुछ अमाउंट वाइंडिंग अप के लिए रख लेना अपने पास ताकि वो अपनी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग जो है वो कर सके। What rules would apply to the people who were in charge of the Green Earth Foundation if it transferred its remaining assets to another NPO? अच्छा, ये वाली बात हमने ना अभी पढ़ी नहीं है, शायद सर डिस्कस की हो लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन प्रॉपर्ली हमने इसको रीड आउट नहीं किया था। इसका आंसर बस इतना ही है, अभी हम उसको पढ़ भी लेंगे, स्टडी कर भी लेंगे कि वो NPO जिसका लाइसेंस रिवोक किया हो तो उनके मेम्बरान और उनकी क्लोज फैमिली मेम्बर्स किसी भी और एनपीओ को जिसके अंदर उन्होंने अपने एसेट ट्रांसफ़र किए हैं उसके अंदर 5 साल तक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर्स ऑफ सच एसेट्स। ठीक हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज की लेक्चर की जानिब। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी आज की क्लास को। एनपीओ रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है, रिवाइज है कि एनपीओ बनती क्यों है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, और लास्ट क्लास के अंदर भी जो है वो हमने बाकायदा इसके ऊपर बहुत थॉरो रिवीजन किया था, बार बार पढ़ा था। तो इन केस अगर ऑनलाइन वालों आपको याद नहीं आ रहा एनपीओ क्या था तो लास्ट लेक्चर के आप आखिरी 10 मिनट भी देखोगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। फिर हमने पढ़ा था रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो जाएगा कि अगर कोई भी चीज़ की वायलेशन हो गई इनमें से। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन के अंदर कंपनी सारे ऑपरेशन बंद कर देगी, डोनेशन नहीं लेगी, ट्रांसफ़र कर देगी एसेट्स विद इन 90 डेज़, और रिपोर्ट कर देगी रजिस्ट्रार को एसेट ट्रांसफ़र करने के 15 दिन के अंदर अंदर, जिसके अंदर वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगी। इसके बाद हमने पढ़ा कि कंपनी अब शुरू करेगी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप। जब इसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद वाइंडिंग अप प्रोसीजर इसके शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब इसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर क्या होगा, एक तो ये है ना कि मुझे अपने एसेट ट्रांसफ़र करने हैं विद इन 90 डेज़। अब इसमें डेज़ का बड़ा खेल है। जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा उसके 90 दिन के अंदर अंदर एसेट ट्रांसफ़र के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट, और रिपोर्ट एक्सेप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर हमने क्या करना है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। अगर हमारे पास कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं है तो हमने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है उसको रजिस्ट्रार को कि हमारा नाम अपने फहरिस्त से एनपीओ के निकाल दो। बात सही है, समझ आती है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये पुलिस वाला ना डंडा लेके आ जाएगा। इसकी शक्ल किसी से मिल तो नहीं रही है, नहीं मिली ना किसी से इसकी शक्ल, ये ऐसी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा डंडा लेके। ठीक है, अगर आपने वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स सही से नहीं करी या कोई नॉन कंप्लायंस कर दी तो रजिस्ट्रार जो है आपका, कमीशन जो है आपका, वो क्या करेगा, एक भेज देगा एडमिनिस्ट्रेटर को कि इस कंपनी को वाइंड अप कराया जाए। इफ़ द कंपनी फेल टू मीट रिक्वायरमेंट्स, रजिस्ट्रार नहीं सॉरी कमीशन क्या करेगा, अपॉइंट करेगा एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसको वो कहेगा कि भाई अब तुम इनकी वाइंडिंग अप करा दो क्योंकि इन्होंने खुद से तमीज़ से वाइंडिंग अप नहीं की। रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, इसकी बात हम करते हैं, जो पार्ट सी था हमारे होमवर्क नंबर 4 का, वो यहाँ से पूछा गया है। अगर कोई एनपीओ जिसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया था तो उसके मेंबर्स एंड अदर क्लोज फैमिली मेम्बर्स किसी और एनपीओ में जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं एसेट्स, वहाँ ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते टिल 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सच एसेट्स। बात समझ आती है। इसी के साथ साथ मुझे बताओ, जब हमारी घड़ी में 2 बजते तो क्या होता है, जब हमारी घड़ी में 2 बजते तो क्या होता है, तुमने लेक्चर नहीं लिया ना, पिछले नहीं लिया ना, सारे लेक्चर तुमने लिए है ना, 3 लिए ना, चौथा नहीं लिया। तीसरे में भी हमने बात बताई थी कि जब हमारी घड़ी में 2 बजते हैं तो होता है सवालों का टाइम। तो तुम असल घड़ी समझ रहे हो नहीं, ठीक है। ये हमारी घड़ी में बज गए 2। अब आपने उठाना है अपना कलम और अपने आंसर को करना है कलम बंद। उससे पहले मैं रीड करूँगा आपके लिए सवाल, लेकिन सवाल रीड करने से पहले याद रखो ऑनलाइन वालों, कैमरे के उस पार, हाँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लाइव क्लास में तो आते नहीं हो, फिर रिकॉर्डिंग देख रहे होते हो, उसमें भी आप लोग सवाल अटैम्प्ट करते नहीं हो, स्किप कर दो तो किसी तरह हम स्किप कर दें, टीचर बोलना शुरू करें ताकि हम आंसर ना देख लें और फिर फाइनल प्रैक्टिस में देख लेंगे। क्योंकि अगर हम पॉज करेंगे तो फिर लेक्चर का टाइम और लंबा हो जाएगा। तो ये वाली हरकत नहीं करना। आप पेन उठाइए, अपना रजिस्टर उठाइए, लेक्चर पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए। अच्छा, एक और बात यह है कि सबसे पहले सवाल अटेम्प्ट करने से पहले आप रीड करा करो रिक्वायरमेंट। जी मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप रीड करा करो रिक्वायरमेंट। सही है, चलो। रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द पीरियड
फॉर विच मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ SGH विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन GEH। अच्छा, रिक्वायरमेंट से क्या समझ आ रहा है? एक तो मेंबर्स एंड ऑफिसर्स विल नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस, इससे समझ तो आ रहा है NPO का सवाल है, क्योंकि पूरे कंपनी लॉ में कोई ऐसी चीज़ और हमने अभी तक पढ़ी नहीं है सो फार। बस ये समझ आ रहा है कि एक कंपनी है SGH, एक कंपनी है GEH, बस फिलहाल तो ये समझ आ रहा है, अब सवाल पढ़ेंगे तो समझ आएगा। MS शहीद जनरल हॉस्पिटल, जिसको इन्होंने नाम दिया है प्यार से SGH का, इस अ कंपनी रजिस्टर्ड एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ये एक NPO है। कमीशन रिवोक द लाइसेंस ऑन 13 जनवरी 2020। अब जो इंपॉर्टेंट डेट हुआ ना, अगर उसको हाईलाइट कर लिया करो, ऐसा नहीं कि तुम पूरा सब कुछ हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट डेट को हम करेंगे भाई हाईलाइट। 13 जनवरी को हो गया इनका लाइसेंस रिवोक। एंड ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द एसेट्स बाय 11 अप्रैल 2020। अब जब ये 13 जनवरी से 11 अप्रैल चलोगे ना, तो तकरीबन तुम्हारे 90 दिन बन जाएंगे, ठीक है, पूरे 90 दिन बनेंगे जब अपना 13 को भी काउंट करोगे। ये मैंने करके देख लिया, तुम लोग भी करके देख लो। SDH मैनेजमेंट ट्रांसफर्ड ऑल दी एसेट्स टू गुड आई हॉस्पिटल, यानी कि इन्होंने एक और आंखों के अस्पताल को ट्रांसफ़र कर दिया है। कब? 3 अप्रैल को। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी डेट्स हमारे पास शामिल हैं सो फार? एक तो ये कि लाइसेंस रिवोक हुआ है हमारे पास 13 जनवरी को, और इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं 3 अप्रैल को। डेडलाइन क्या थी? 11। तो डेडलाइन मीट कर दिया, वायलेट कर दिया? मीट कर दी, कोई मसला नहीं है। अब वो कहता है रिक्वायरमेंट में कि स्पेसिफाई करो कि कब तक मेंबर्स एंड ऑफिसर्स 5 साल तक अगली कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। बताओ। हाँ, मैं कब दिया आंसर? वो तो मैंने रिक्वायरमेंट क्या हो तो मैंने ऊपर डिस्कस करते हुए बताया था। अब बताओ क्या आंसर है, लिखो। अब देखो 5 साल तक तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाइड द पीरियड। क्या उसने ये बोला है कि मुझे बस वो टाइम बता दो कि कब तक होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हें डेट बतानी पड़ेगी। जब उसने डेट बताई तो तुम भी डेट बताओ, कैलकुलेट करो और ज़रा मुझे बताओ कि कब तक वो दूसरी कंपनी में एसेट्स होल्ड नहीं कर सकते। बताओ भाई। 3 अप्रैल 2025 पक्की बात है? लॉक कर दें? गलत जवाब, दोबारा सोचो, कैलकुलेट करो। किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं। 3 अप्रैल को रिवोक हुआ है तो 5 साल कब पूरे होंगे? 2 अप्रैल को, क्योंकि ये वाला दिन गिन रहे हो ना, ठीक है। तो क्या हो गया, कितने सालों कब हो गई भाई? 2 अप्रैल 2025। तो अरे भाई हाईलाइटर नहीं, तो हम इसके आंसर में क्या कहेंगे प्यार से कि इसके मेम्बरान और ऑफिसर्स कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन अनदर एंटिटी, जो कि GEH है। कब तक? 2 अप्रैल 2025 तक। क्लियर है मेरे भाई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14। अल-फलाह एसोसिएट, नहीं रिक्वायरमेंट पढ़ो भाई। अभी आपने बोला रिक्वायरमेंट पढ़ो, खुद नहीं पढ़ रहे। इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017, क्या बात बताई कंपनी से सवाल आया। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर द कमीशन में इशू द लाइसेंस, यानी कि वो कौन सी कंडीशन है जो मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी कि मुझे लाइसेंस मिल जाए। किसका? किसका? NPO का? नहीं। एंड अलाउ इट टू डिस्पेंस द वर्ड लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिस्पेंस? गायब करना, हटाना, ठीक है, गायब कर देना। तो हमने कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ा है अब तक कि जिसके अंदर उस कंपनी को ये एक्सेप्शन मिल जाएगी कि ठीक है आप अपने नाम से लिमिटेड का वर्ड हटा दो? सिर्फ NPO को पढ़ी है ना हमने कि NPO ही एक वाहिद ऐसी कंपनी होती है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पे ऑपरेट करेगी विदाउट एडिंग द वर्ड गारंटी लिमिटेड और लिमिटेड टू इट्स नेम। भाई आंसर नहीं देखना प्यारे भाई, प्यारे भाई किताब बंद कर दो प्यारे भाई। हाँ हाँ देख लो किताब। अब यहाँ लिखा हुआ भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 ICAP की स्टडी टेक्स्ट का, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में पहुँच जाओगे आंसर देखने के लिए, है ना। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो, कलम उठाओ और बताओ कि कौन सी कंडीशन होती हैं। चलो ऐसे ही बता दो, सवाल बता दो। हाँ क्या 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 क्या? ठीक है, सही है। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, सही है। और
हाँ पाकिस्तान के ठीक है, पाकिस्तान के लॉज के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए एक्टिविटीज़, ठीक है, 2 हो गई, 3 और रहेगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट डिविडेंड प्रोहिबिटेड है, ठीक है, सही है। और प्रॉफिट बिल्कुल सही है, प्रॉफिट वहीं अप्लाई करोगे जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, घर लेके नहीं जाओगे। और मेमोरेंडम आर्टिकल्स वाला कौन सा पॉइंट था? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद टेबल एफ। तो इसके अंदर ये हमारे पास आ गया है रट्टे वाला सवाल। अब देखो तुम्हारे कंपनी एक्ट के अंदर ना, कंपनी लॉ के पेपर के अंदर रट्टे वाले सवाल ना बहुत आराम से पूछे आते हैं। अब जैसे ये तो है 2011 का सवाल, लेकिन मैं अभी कोई 2-3 दिन पहले 2023 का या 22 का कोई पेपर देख रहा था गालिबन, उसके अंदर 6 नंबर का सवाल था, डिफाइन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एफ वाला वो चैप्टर 9 या 11 मेरे ख्याल उसके अंदर, और बॉडी कॉर्पोरेट भी कोई 3 से 4 मार्क्स की वहाँ पे टेस्ट हुई थी। तो जो डेफिनेशंस हैं, जो ये चीज़ें रट्टे वाली हैं, अगर आपको कोई बोले कि नहीं मैं तो आपको ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो जाओगे पेपर में लिख के आ जाओगे, नहीं, सबसे बड़ा धोखा है भाई। मैं भी ये समझता था कि बस कॉन्सेप्ट ले लो, सीए के अंदर तो ऐसे ही होता है, कॉन्सेप्ट ले लो चल लो और पेपर हो जाएगा। नहीं, अब ये याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई। अब कम से कम अगर पूरी चीज़ें याद नहीं कर सकते हो, अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हो, तो कम से कम इन माइंड मैप का सहारा ले लो। अब जैसे ये सवाल आया था कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जो पूरी करोगे तो लाइसेंस मिलेगा, तो वो ये 5 कंडीशन थी। फॉर्म्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, डिविडेंड नहीं देगा, प्रॉफिट यूज़ करेगा प्रोमोटिंग ऑब्जेक्ट में, एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ के तहत होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ ये छठी चीज़ भी हमारे पास इसमें शामिल हो जाएगी कि जो लाइसेंस ग्रांटिंग कंडीशन हैं कमीशन बताएगा कोई एडिशनल कंडीशन है अगर, और वो हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब ये था मेरे पास सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल। डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई रिजर्वेशन, सब क्लियर है? अच्छा जी, आज हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद ज़ोहेब नाम के। अच्छा ये तुम ही हो, तो ऑनलाइन ला क्या कर रहे हो तुम हैं? अच्छा चेक कर रहे, आ रही है आवाज़? हाँ हाइब्रिड ले रहा है। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 15, स्प्रिंग 2020 का सवाल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 साल पुराना है। रिक्वायरमेंट ब्रीफली डिस्कस, कहता है ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA, इट्स मेंबर्स एंड इट्स ऑफिसर्स। अब अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखो ना गौर से, तो रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 रिक्वायरमेंट है। ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA और फिर इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, यानी कि मुझे अब रिवोकेशन बतानी है किस किस के ऊपर, एक CRA के ऊपर जो कि मेरे पास कोई एंटिटी का नाम है, और दूसरी किसके ऊपर, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स के ऊपर। नंबर वन बोल रहा हूँ, सवाल पढ़ते हैं। द लाइसेंस ऑफ CRA इशूड अंडर सेक्शन 42, अगर ये सेक्शन 42 बोले तो मैं क्या समझूंगा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वॉज रिवोक्ड बाय द कमीशन एज द अफेयर्स ऑफ CRA वर कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि अवामुन नास के जज्बात को पामाल कर रहे थे इसकी एक्टिविटीज़। अंडर द कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑन इट्स मेंबर्स एंड दी एंटिटी। आप बताओ कि क्या इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन होंगे कंपनी के ऊपर और उसके मेम्बरान के ऊपर। कंपनी अपना बिजनेस एंटर कर सकती, ठीक है, ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सही है। और नहीं वो तो दूसरा वाला बता दिया ना। अगर मैं इस जवाब को करने का तरीका बताऊं, तो इस जवाब को सॉल्व करने का ना प्यारा सा तरीका ना 2 हेडिंग्स के अंदर है। एक बनाओगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन CRA, इतनी गंदी राइटिंग क्यों हो रही है आज। दूसरी बनाओगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। चलो CRA की बात करते हैं। अगर CRA का लाइसेंस रिवॉक हो गया तो क्या होगा, द कंपनी शैल स्टॉप ऑल इट्स ऑपरेशन एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, द कंपनी शैल नॉट आस्क फॉर डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है। फिर तीसरी, ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू अनदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सिमिलर पर्पस विद इन 90 days अनलेस द कमीशन एक्सटेंड द टाइम, सही है। उसके बाद आ रीजनेबल अमाउंट फॉर द वाइंडिंग अप मे बी रिटेन्ड बाय द कंपनी, ठीक है। और कुछ, बस ये 3 पॉइंट है। एक्टिविटीज स्टॉप कर दो एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करो, डोनेशन नहीं मांगो किसी भी सोर्स से,
और जो आपके एसेट्स हैं आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ आप एक अनदर एनपीओ को ट्रांसफ़र करोगे हैविंग सिमिलर पर्पस और रीजनेबल अमाउंट रख लोगे वाइंडिंग अप के लिए। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, इनके ऑफिसर्स ये क्या कर रहे हैं 5 साल, हाँ लास्ट लेक्चर लिया नहीं है, 5 साल बराबर याद है, सही है। द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ CRA एंड एनी देयर अपना फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड ऑफिस टू द अनदर एंटिटी टू हुम द एसेट्स वर ट्रांसफर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये तो मैंने जेनरिक बता दिया ना, तो अब सवाल को देनी है इज्जत कि CRA ने किसको किया है, नहीं किसी को ट्रांसफ़र किया लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम जेनरिक स्टेटमेंट पे ही काम चला लेंगे। अब जैसे ऊपर वाले में लिखा हुआ था ना कि वो GHI और उसको ट्रांसफ़र किया था, तो हम उसका नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमें नहीं बताया हुआ कि कोई और कंपनी है जिसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो हम बोलेंगे कि जिसको ट्रांसफ़र किए हैं वहाँ आप जाके ऑफिस होल्ड प्यारे भाई नहीं कर सकते। समझे भी हो? ठीक है, नींद आ रही है? अच्छा, ये है तुम लोगों का असली इम्तिहान, इस पे तुम लोगों ने लिखना है, इस पे लिखना है। मार्क्स तुम ले लो 2 3 4 5 6, जाओ यार 6 नंबर ले लो जाओ। अच्छा ये छोटा सा तुम्हें दिख रहा है कुछ, ये ऑनलाइन वालों को यहाँ दिख रहा होगा छोटा सा, ये इसका सोल्यूशन है जो मैं लिख के लाया हूँ, लेकिन हमने इसको कर दिया छोटा, हम इसको खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे, हाँ इसको मैं एक्सपेंड करूँगा वरना तुम लोग सोल्यूशन पढ़ लेते। अच्छा जो IK की किताब लेके बैठा हुआ है ना, इसको ये वाला सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा रजिस्टर खुला हुआ, ठीक है खोलो, ये वाला आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा ना, लिखो लिखो। चलो मैं सवाल पढ़ता हूँ। आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया, कह रहे 4 ऐसे क्राइटेरिया बताओ, चलो फिर 4 नंबर ले लो। ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन नंबर 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डिफर्स फ्रॉम एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हाँ तो बताया मुझे लिमिटेड लिखा होता तो लिख के बताओ ना, रजिस्टर पे लिखो ना प्यारे भाई। ठीक है जी, आपका समय शुरू होता है अब। और ऑनलाइन वालों जो आप ये आसरा करके बैठे हो ना, अगेन कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, जैसे ये बोलना चुप करेगा तो मैं फिर सोल्यूशन देख लूँगा या देख लूँगी, तो बाद आ जाओ एग्जाम। चलो बताओ कौन कौन सा लिखा, बल्कि चलो एक काम करते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, टना ठीक है, और फिर देखते हैं। ये हो गया चंगा। अच्छा ये सवाल आंसर नंबर 2 इसलिए लिखा हुआ है कि जो मेरा केस स्टडी वाला पोर्शन है ना चैप्टर का, उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीट हो रहा है, लेकिन जो कि मैंने यहाँ पे ICAP का आंसर रेप्लिकेट किया था, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में हो जो ICAP की किताब में, और जो केसेस वाले सवाल में यही सेम सवाल आ रहा है वो डुप्लीकेट हो गया, मैंने देखा नहीं, तो उसका आंसर थोड़ा बेहतर प्रेजेंट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। नॉर्मल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वर्सेस NPO स्टेटस की बात करते हैं। नॉर्मल कंपनी जो है ना वो या तो पब्लिक या तो प्राइवेट के तौर पे फॉर्म हो सकती है, लेकिन सिर्फ NPO पब्लिक कंपनी के तौर पे फॉर्म हो सकती है। लिखा था किसी ने, ये लिखा था अभी दिमाग में आया, नेम, इसको लिमिटेड लगाना पड़ेगा, इसको एक्सेप्शन है, ये तो लिखा होगा यार, लिखा था जोएब, ये नहीं लिखा था। पर्पस, हाँ अच्छा प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा लिखा, सही है। पर्पस ऑफ सच कंपनीज इज प्रॉफिट अर्निंग, पर्पस ऑफ सच कंपनीज इज प्रमोशन ऑफ यूजफुल एक्टिविटीज़, लिखा था भाई, तीनों ने लिखा था। सच कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डोनेशन फ्रॉम जनरल पब्लिक, और ये डोनेशन ले सकती है, लिखा था, नहीं लिखा था, तो भाई और NPO का काम क्या है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो लिखा होगा, ये लिखा है, ठीक है भाई, ये डिविडेंड जो है वो दे सकते हैं और ये डिविडेंड नहीं दे सकते। लाइसेंस, इसको कोई स्पेशल लाइसेंस जो है वो नहीं चाहिए होता, SECP से बस जाके रजिस्ट्रार के पास जाएगा, अपनी कंपनी रजिस्टर करा लेगा, लेकिन NPO बनाने के लिए आपको जाना पड़ता है SECP के पास। बात समझ आती है, सब कुछ क्लियर है, इसके अंदर कोई भी मसला कोई भी परेशानी क्लियर है? क्या हम तसल्ली से आगे बढ़ सकते हैं या आपको लेना है 5 मिनट का ब्रेक? हमने पहले बात की थी कि अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो विद इन दी कंपनी होती हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं कि जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अगर मैं बात करूँ आउटसाइड दी कंपनी की, तो मेन 2 अथॉरिटीज़ हैं, मेन 2-3 अथॉरिटीज़ हैं, जिसके अंदर मेरे पास आता है कमीशन यानी कि SECP, नंबर 2 इज़ रजिस्ट्रार, नंबर 3 इज़ कोर्ट। अगर बात करूँ इनसाइड दी कंपनी की, तो CFO, CEO, कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी ऐसा बंदा, डायरेक्टर वगैरह, तो वो कौन है? अथॉरिटीज़ इनसाइड दी कंपनी है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास अथॉरिटीज़ आउटसाइड द कंपनी।
सबसे पहले बात करूँगा मैं रजिस्ट्रार की। पीसीबी है, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, फॉलो करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कह रहे बाबर आजम को वापस कप्तान बना दिया, ठीक है, सही नहीं हुआ, क्यों? रुला दिया यार तुमने, शाहीन के साथ जाते हो गई, सही है। जब आपने बना दिया अब वो एक टेस्टिंग फेज में, हाँ, टेस्टिंग फेज में भी हमारे वर्ल्ड कप भी तो आ रहा है, अभी आगे न्यूज़ आ रही है उसको सीरीज में भी नहीं खिला रहा है, क्यों भाई? इंजरी की वजह से, इंजरी यार फास्ट बॉलर्स आर प्रॉन टू इंजरी, उनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है इंजरी का। और फिर वो एक मैंने चीज़ पढ़ी थी कि जब आप एक ओवर करने के बाद जब आप जाके रिलैक्स करने के लिए थर्ड मैन पे खड़े होते हो ना, जहाँ मतलब बॉल थोड़ा कम आती है, तो कैप्टनसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, कपिल देव या इमरान खान वगैरह वर ग्रेट कैप्टन्स, जो कि फ्यू ही एक्सेप्शंस थे, बट ज़्यादातर जो है वो कामयाब कैप्टन कौन होता है? बैट्समैन ही होता है। केन विलियमसन को ले लो, पैट कमिंस, हाँ पैट कमिंस भी एक है। बॉन्डिंग जो है हाँ, 3 वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा मैं वैसे क्रिकेट की डिस्कशन नहीं करने बैठा था, मिसाल मैंने दी थी पीसीबी की। पीसीबी की मिसाल दी थी इसलिए कि जैसे पीसीबी है वो क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है यार, बच्चे बोलेंगे क्रिकेट की डिस्कशन पे लग गया भाई, आके फ्री हो गया, उसके लिए सेपरेट क्लास रखेंगे, ठीक है चलो, अच्छा मैं भी सीख लूँगा। खेलते हो वैसे क्रिकेट, खेलते हो? मैं भी खेलता हूँ, लेकिन PS5 पे खेलता हूँ, वो क्रिकेट 24 खेलता हूँ मैं। अच्छा, फिजिकल क्रिकेट खेलते हो? मैं नहीं खेलता यार, टाइम ही नहीं है, अब वो बॉडी वैसे ना रही नहीं, मतलब लाइक थोड़ा खेलूँगा ना थक जाऊँगा, बीमार पड़ जाऊँगा, वो फिट होता है ना बिल्कुल एक खेलने के लिए। बेहतरीन है भाई, रहना चाहिए। मैं रिग्रेट करता हूँ, मेरी हाँ एक एक्टिविटी स्विमिंग, तो स्विमिंग वगैरह कर लेता हूँ कभी कभार गर्मियों में जाके ना, तो उससे मैं थोड़ा फिट रहता हूँ, स्टेमिना मेरा अच्छा बन जाता है। फुटबॉल भी खेलता हूँ फीफा PS5 पे। यार टाइम का होता है, फ्रॉम पढ़ाई, टीचिंग, फिर जो बचा कुछ टाइम घर पे, मैं संडे को भी काम कर रहा होता हूँ भाई, तो टाइम कहाँ मिलता है? तो यार चलो, वो बोर हो रहे होंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। बेसिकली बताने का मकसद ये था कि जैसे पीसीबी है वो क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि रेगुलेट करता है किसको? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैन वुमेन्स हो गई जो भी हो गई। चेयरमैन पीसीबी कौन होता है? ये नहीं बोलना मोहसिन नकवी है, वो मुझे पता है, यही है ना, ठीक है ना, लेकिन चेयरमैन पीसीबी होता कौन है? अगर बोलूँ कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, तो एक नुमाइंदा होता है पीसीबी का, एक ऑफिसर होता है जो कि सारे फैसले ले रहा होता है, बोर्ड अपॉइंट करता है, सब कुछ करता है, मेरे ख्याल से लेटर भी अपॉइंट करता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह ना जो कंपनी के सारे अफेयर्स रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, वो कौन होता है? SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन है? सारी कंपनीज का रेगुलेटर है। अगर मैं बात करूं कि SECP का भी तो कोई ना कोई एक ऑफिसर होगा कि जो उसके ब्याह पे सारे मामला वगैरह देखता होगा छोटे मोटे, वो कौन होगा? रजिस्ट्रार। तो बेसिकली जो पीसीबी से बात शुरू की थी वो दूर तक थोड़ा सा निकल गई थी, माजरत। तो पीसीबी का जो चेयरमैन है वो कौन है? उसका रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा, ऑफिसर। इसी तरह जो SECP का जो नुमाइंदा है, ऑफिसर है, उसमें प्यार से क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार कहते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, वो सब उन्होंने पढ़ लिया है यहाँ पे ना। अच्छा, रजिस्ट्रार के आगे लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजर ऑफ कंपनीज, यानी कि ये रजिस्ट्रार एक ऐसा ऑफिसर है जिसके पास तमाम कंपनीज का ना डेटाबेस मौजूद होता है कि कौन सी कंपनी कहाँ है, क्या हिसाब किताब है, कौन सी कंप्लायंस है, कौन सा चार्ज रजिस्टर कराया हुआ है, क्या जो भी सारी कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी किसके पास होती है? रजिस्ट्रार के ऊपर। अब रजिस्ट्रार की जब पावर्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि किस तरह का डेटाबेस रजिस्ट्रार मेंटेन करता होगा। रजिस्ट्रार मीन्स यानी कि रजिस्ट्रार का मतलब। अच्छा, एक डेफिनेशन के अंदर ना, लॉ के अंदर एक चीज़ होती है, एक होता है मीन्स, एक होता है इंक्लूड्स, ठीक है। मीन्स तुम लोग पढ़ के आ रहे हो ना मेरे ख्याल, बिजनेस में सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा माशाल्लाह। मीन्स का मतलब होता है जो है ना यही है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इंक्लूड्स क्या है कि ये तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो रजिस्ट्रार मीन्स क्या? यही जो लोग आ रहे हैं। रजिस्ट्रार का मतलब होता है एक रजिस्ट्रार, अच्छा ठीक है समझ गया। एन एडिशनल रजिस्ट्रार, ठीक है। एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, ठीक है। जॉइंट रजिस्ट्रार, सही है। डिप्यूटी रजिस्ट्रार, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके बाद जब वो थक गया तो उसने बोला अदर ऑफिसर, जिसको डेजिग्नेट किया हो SECP ने रजिस्ट्रार के अहदे पे, तो उसको भी हम रजिस्ट्रार कहेंगे। तो क्या इसको समझाने की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आपने क्या कर देना है? याद कर लेना है। रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, और वो बंदा जिसको रजिस्ट्रार की पावर्स एंड ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कमीशन ने हमारे पास भेजा हो, तो उसको भी हम कहेंगे रजिस्ट्रार। अच्छा,
पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार क्या होती हैं? रजिस्ट्रार की पावर शुरू होती हैं विद दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज, यानी कि रजिस्ट्रार की पावर्स का जो आगाज़ है ना, आगाज़ है पावर ऑफ रजिस्ट्रार, वो होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज से। यानी कि जब कोई रजिस्ट्रेशन कराएगी कंपनी अपनी, तो रजिस्ट्रार की पावर का आगाज़ हो चुका होगा या हो जाएगा। पावर कमिंस हियर, रिसीव डॉक्यूमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कि मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन और किसी भी किस्म की अल्ट्रेशन। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रार में पहली पावर तो ये है कि शुरू कब होती है, जब कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है। नंबर 2, टू रिसीव वेरियस डॉक्यूमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग मेमोरेंडम, उसकी रजिस्ट्रेशन और कोई ऑल्ट्रेशन हुई तो वो भी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाके आप पढ़ोगे कि अगर हमने मेमोरेंडम के क्लॉज में अल्ट्रेशन करनी है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। नाम बदलना है, नेम क्लॉज ऑल्टर कर दिया। पिलर्स ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्लॉज कर दिया चेंज। प्रिंसिपल लाइन ऑफ डील करनी है तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो कोई भी मेमोरेंडम के अंदर ऑल्ट्रेशन भी करनी होगी ना, तो वो भी कौन रिसीव करेगा डॉक्यूमेंट्स, उसके रजिस्ट्रार। तो आप जाके पढ़ोगे भाई फलां चीज़ की कॉपी जो है आपने रजिस्ट्रार को जमा करा देनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करी है तो उसकी कॉपी भी रजिस्ट्रार को जाके इतने दिन में जमा करा देना। तो रजिस्ट्रार का हक है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ब्याह पे आपके जो है वो रिसीव करे आपकी कंपनी के। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, यानी कि अगर कंपनी ने किसी भी कंपनी ने लोन लिया है तो उसको मॉर्गेज रखवाना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा, जो हमने पहले लेक्चर के अंदर बात की थी या ओरिएंटेशन के अंदर बात की, चैप्टर नंबर 6 मॉर्गेज एंड चार्जेस, इसके ऊपर डिटेल चैप्टर है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अब समझ आ रहा है डेटाबेस का मतलब क्या था यहाँ पे, कि कंपनी ये सारे डाटा मेंटेन करेगा, यानी रजिस्टर करेगा कंपनीज को, उनके मेमोरेंडम, उसकी ऑल्ट्रेशन, फिर उसके मॉर्गेज चार्जेस का रिकॉर्ड। नंबर 4, बिल्कुल 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 बताएगा, बिल्कुल बताएंगे एससीसीपी को नहीं, रजिस्ट्रार को जाकर बताएंगे कि ठीक है हमने ये लोन लिया है और इसके अगेंस्ट हमने ये सिक्योरिटी रखवाई हुई है। अब वो चार्ज कौन रजिस्टर करवाएगा, वो जिसने लोन दिया है वो कराएगा या ये बंदा कराएगा, ये सारी डिटेल डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 6 में है, इंक्लूडिंग कि चार्ज रिलीज़ किस तरह करवाया जा सकता है। कॉल ऑन कंपनीज ऑफिसर, फ़ोन करके बुला लेगा, हेलो भाईजान आप ज़रा आ जाओ, आपसे जो है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये कंपनीज ऑफिसर्स के अंदर कौन कौन लोग आ सकते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, फॉर डायरेक्टर्स को भी बुला सकता है, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। अच्छा, किताब ना यहाँ पे खामोश है कि रजिस्ट्रार की एक ऐसी भी पावर है कि जिसके अंदर वो कंपनीज के ऑफिसर्स को बुला सकता है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। बस किताब यहाँ खामोश, नहीं बताया हुआ कि डायरेक्टर्स को किस किस केस में बताया जा सकता है। तो आपके लिए ना यहाँ पे आगे छोटी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें लिख दी हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली चीज़ लिखी है नोक्लार। ये नोक्लार क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। यानी कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन सामने आ गई या कोई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस सामने आ गई तो रजिस्ट्रार कॉल करके बुला सकता है, हेलो डायरेक्टर साहब आप आ जाओ, ज़रा एक्सप्लेनेशन दो कि नॉन कंप्लायंस हुई है, क्यों हुई है, ज़रा इसके बारे में आके वजाहत दीजिए। नंबर 2, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सामने आ गई, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की जो है वो खबर सामने आ गई। मिसाल के तौर पे कंपनी का ईपीएस जो है ना वो बढ़ने वाला है और इसके शेयर की प्राइस जाने वाली है ऊपर। डायरेक्टर साहब ने अपने चचा के मामू के बेटे को कॉल करके बता दिया कि इस कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप एक काम करो उसके तरफ शेयर्स खरीद लो। रजिस्ट्रार तक ये खबर पहुँच गई कि डायरेक्टर ने करी है इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन मार्केट में पहले ही पब्लिक कर दी। ठीक है, तो रजिस्ट्रार उसको बुला सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इंक्वायर करने के लिए। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, ऑडिट पढ़ ले कोई, फ्रॉड पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ा होगा, सेशन शुरू हुआ है तो एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे ISA 240 फ्रॉड। तो फ्रॉड के ऊपर एक बड़ा एक अच्छा और इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। तो उसमें उसके तहत अगर ऑडिटर ने कोई फ्रॉड रिपोर्ट करा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कम्युनिकेट कर दिया और वो खबर रजिस्ट्रार तक पहुंच जाएगी, ऐसी बात है उसके पास FS जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर उसने लिख दिया कि भाई इस कंपनी ने फ्रॉड किया है तो फिर रजिस्ट्रार बुला लेगा किसको, डायरेक्टर साहब आप आ जाओ और ज़रा मुझे बताओ कि ये फ्रॉड क्यों है। बोल रहे ना सोहेल खान इधर आओ मेरी बात सुनो, तो जो है वो रजिस्ट्रार ही बोलेगा कि डायरेक्टर इधर आओ मेरी बात सुनो। सही है, चलो आगे आ जाओ। इंस्पेक्ट बुक एंड रिकॉर्ड्स, कहाँ लगा दिया यार तुम लोगों ने। चलो जी, क्रिकेट की बात छेड़ दी ना, आप मुझे याद आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इंस्पेक्ट बुक एंड रिकॉर्ड्स, शौक थोड़ा थोड़ा बहुत है। हाँ, वो चैम्पियंस ट्रॉफी की बात, हाँ मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 देखी थी हॉस्पिटल में। मैं शदीद बीमार पड़ गया था और रमज़ान ही थे, मेरे ख्याल रमज़ान चले थे जहाँ तक मुझे याद है।
तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, 2017 की बात, हाँ 2017 ही है ना, जलाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैं लिटरली बेड पे लेटा हुआ था और जब आमिर व्यक्ति ले रहा था ना, मैं बेड से उछल उछल के चीख रहा था। तो क्या, मैं बहुत बीमार था शदीद, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, वो कमज़ोरी वगैरह हो गई थी, कोई ऐसी चीज़ थी। फर्स्ट ईयर में था शायद मैं उस तरह में, तो बहुत शदीद बीमार पड़ गया था। और इवन रिपोर्ट्स ऐसी आ गई थी कि डॉक्टर ने बोला कि इसको ले जाके एडमिट करो। तो अब्बा मुझे घर से लेने के लिए आए थे, बेटा चलो एडमिट होने के लिए। यार मतलब बेसिकली सेल्स कम हो गए थे, और फिर दूसरी चीज़ जो है वो पानी की कमी और सब कुछ, रोज़े की वजह से ना काफ़ी वीकनेस हो गई थी। तो क्या, नहीं नहीं सीए में तो आया भी नहीं था, फर्स्ट ईयर में था, मतलब 2017 की बात है, मैं इंटर भी नहीं हुआ था, इंटर में था। तो मुझे याद है वो मैच मैंने जो है ना वो हॉस्पिटल में बैठ के देखा था, मैं फुल चिल्ला रहा था एनर्जेटिक होके ना। तो वो शादाब बोलते पैड है, तो बड़ा बड़ा मज़ा आया था। खून भी बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गए। चलो जी, सीज बुक्स एंड रिकॉर्ड्स विद एससीसीपी अप्रूवल, यानी कि एससीसीपी के अप्रूवल लेने के बाद अगर रजिस्ट्रार चाहे तो कंपनी के रिकॉर्ड्स भी सीज कर सकता है। नंबर 8, रिसीव नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार का ये हक बनता है कि वो नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे, जिसके अंदर शामिल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ, डायरेक्टर, ऑडिटर। अगर कोई अपॉइंटमेंट की गई है नई सीईओ की, डायरेक्टर की, ऑडिटर की, तो इसके जो नोटिस बनेंगे, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी रजिस्ट्रार अपने पास मंगवाएगा। तो कोई रिकैप करते हैं रजिस्ट्रार का, इसमें हमने बहुत सारी बातें कही, तो कोई बच्चों से अहम बात कैमरे के उस पार वालों से मिस ना हो गई हो। रजिस्ट्रार देखो एक ऐसा ऑफिसर है, पीसीबी नहीं बोलूँगा मैं, पीसीबी का जो है नुमाइंदा होता है जैसे चेयरमैन, ये वाली बात मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर क्रिकेट पे बहस चली जाएगी। तो रजिस्ट्रार होता है एक एससीसीबी का नुमाइंदा जो कि मेंटेन करता है सारी डेटाबेस किसकी, कंपनीज़ की। रजिस्ट्रार के अंदर एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और कोई भी ऐसा बंदा जिसको कमीशन ने रजिस्ट्रार कह दिया तो वो भी रजिस्ट्रार माना जाएगा। पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है, यानी कि जैसे ही कंपनी की बर्थ हो जाती है, रजिस्ट्रार की पावर्स भी वहाँ से शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज से शुरू होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, उसकी कोई ऑल्ट्रेशन है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की ऑल्ट्रेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, फिर मॉर्गेज चार्जेस के रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कंपनी का अगर कोई नेम रेक्टिफाई कराना है तो वो उसका अप्रूवल रजिस्ट्रार देगा, डायरेक्टर को बुलाएगा, डायरेक्टर इधर आओ मेरी बात सुनो, क्यों, क्योंकि इसमें से कोई एक मसला हुआ होगा, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स एंड रिकॉर्ड, सीज कर सकता है रिकॉर्ड्स एससीसीबी के अप्रूवल के साथ, और रिसीव करता है नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखो मैं ना चाहते हुए भी ना फिर क्रिकेट की बात इधर आएगी, फिर क्रिकेट की बात आएगी, मैं छुपा देता हूँ उसको, अभी क्रिकेट की बात नहीं करूँगा। देखो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी कौन है, तमाम कंपनीज़ का रेगुलेटर, जिसका नुमाइंदा कौन था, रजिस्ट्रार था। तो एचसीसीपी कौन है, एचसीसीपी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बस ये यहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद बताया गया है हमें कि इसके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं। हेड ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, फिर कुछ रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है किसके अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और फिर कुछ हैं इसके रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस कहाँ है, इस्लामाबाद में भी है, यानी कि इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस है और एक रीजनल ऑफिस है। फिर प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर हैं लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, फिर एक मुल्तान में है, एक फैसलाबाद में है और एक सक्खर में है। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, पीएसएल की टीम नहीं, फैसलाबाद और सक्खर है तेरी, तुम पढ़ लिया था ना वैसे बच्चे, पढ़ लिया होगा तुमने, पढ़ लिया होगा, तेज हो गया लड़का। तो इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, अगर किसी को याद नहीं हो रहा कि इसके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, अब ये थ्योरी में तो नहीं पूछ सकता, पूछेगा कहाँ, एमसीक्यू से पूछेगा, बेहतरीन 2 से 3 नंबर का ही पूछ सकता है अगर उसको लगा बच्चों को नहीं आया हुआ। तो याद करने का आसान तरीका क्या है, पीएसएल की टीम है फैसलाबाद और सक्खर, पीएसएल की टीम है कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद, 6 हो गई, फैसलाबाद और सक्खर हो गए सारे ऑफिस ऐसे। कौन सी, सोचो सोचो, फैसलाबाद की टीम डाल लें, सियालकोट स्टेलियंस नहीं डाल दें, चलो सोचेंगे। वैसे मैंने सुना था कि रिजर्वेशन हैं एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से कि किसी नई टीम को नहीं आने देंगे। 6 सही है। आईपीएल में कितनी है, आईपीएल में 10 हैं। हाँ कंपेटिटिव होता है भाई। फेवरेट टीम कौन सी आईपीएल में तुम्हारी, गुजरात है, गुजरात टाइटंस। तुम्हारी सीएसके चेन्नई, धोनी की वजह से।
अच्छा शुरू से CSK और तुम देखते हैं? मुझे RCB पसंद है, एक RCB एक KKR। टीम बहुत प्यारी है, हसरंगा है, कोहली है, मतलब कौन नहीं है, AB भी है ना, मैक्सवेल भी है। विराट कोहली जो है आईपीएल में बहुत बड़ा फ्लॉप है, हाँ लेकिन इंटरनेशनल परफॉर्म करता है ना बस। उसको आईपीएल में इतना कुछ खास नहीं परफॉर्म करता है। हाँ लेकिन वो 11 लोग हैं, 11 में से एक बंदा ही परफॉर्म कर रहा है। वही तो, अई अई मारा ना KKR को, 90 रन मारे 57 बॉलों पे मेरा ख्याल। चलो यार आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात ना हम करेंगे क्लास के बाद। फंक्शंस क्या है SCCP के? SCCP के फंक्शन में से एक फंक्शन है कि वो रेगुलेट करता है तमाम कंपनीज़ को, इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़। अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ क्या होती हैं? जिसे हम प्यार से कहते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ का मतलब होता है NBFC। ये भी बैंक की तरह ही होती हैं, इसे आप प्यार से कहते हो छोटा बैंक, यानी कि तमाम काम करते हैं बैंक वाले विदाउट होल्डिंग द लाइसेंस ऑफ द बैंक, यानी कि इनको स्टेट बैंक रेगुलेट नहीं करता, कोई बैंक का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन ये वैसे ही सारे बैंक वाले फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एक छोटे स्केल के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ और मुदारबा कंपनीज़ को भी कौन रेगुलेट करता है? SCCP रेगुलेट करता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, रिकॉल कर दूं क्रिकेट की बातों में हम थोड़ा दूर निकल गए कि PSL की 6 टीमें, फिर PSL आ गया और 2 यानी कि फैसलाबाद और सक्कर। और फंक्शन क्या है इसका कि रेगुलेट करता है तमाम कंपनीज़ को जिसके अंदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन शामिल हैं और इंश्योरेंस एंड मुदारबा कंपनीज़ भी शामिल हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन, जैसे हमने पावर्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ी थी किसकी? रजिस्ट्रार की, तो वैसे ही पावर्स एंड ड्यूटीज़ किसकी हैं यहाँ पे? कमीशन की, यानी कि SCCP की। मुदारबा का क्या मतलब होता है? मुदारबा होती है इस्लामिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर 2 बंदे होते हैं, एक रब्बुल माल एक रब्बुल मुदारिब, एक रब्बुल माल होता है और एक होता है मुदारिब, ठीक है। बेसिकली इस्लामिक पार्टनरशिप होती है ना, मुशारका मुदारबा, नहीं पढ़ा कभी? पढ़ा था ना, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा यार। मुशारका तो क्या होता है जिसके अंदर दोनों ही मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। मुदारबा में ना 2 पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं रब्बुल माल, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मुदारिब, मेरे ख्याल मुदारिब ही कहते हैं, कोई और नाम हो तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुदारिब ही कहते हैं, ठीक है। रब्बुल माल कौन होता है? ये डॉलर वाला शेख जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन अकल की थोड़ी शार्टेज चल रही है। एक मुदारिब होता है जिसके अंदर ना अकल कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन इसके पास ना पैसे नहीं होते, पैसा इसके पास से ज़िंदगी में शार्ट है, ठीक है। तो रब्बुल माल क्या कहता है? रब्बुल माल बोलता है हियर कम्स दी मनी, ठीक है, रब्बुल माल देता है पैसा। मुदारिब बोलता है हियर कम्स दी दिमाग, जो तुम्हारे पास नहीं है, तो मिल के एक पार्टनरशिप बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बैंक के केस में बात करें, सॉरी बैंक के केस में बोलो, अगर मुदारबा कंपनी से केस में बात करें तो रब्बुल माल कौन होगा? इन्वेस्टर होगा ना, मतलब तुम रब्बुल माल बनोगे मुदारिब बनोगे। हाँ, बैंक बोलेगा ठीक है मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ ना, तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लुटा रहा हूँ मैं पैसे तुम्हारे पे, तुम जाके जो है ना वो लगाओ और दबाओ, हैं? तो बैंक बोलेगा एक्सपर्टीज़ मेरे पास है, पैसा तुम लगाओ, ठीक है। बात समझ आती है? अच्छा जी, तो कमीशन की पावर्स एंड ड्यूटीज़ में सबसे पहली चीज़ आती है मेरे पास टू रजिस्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ये क्या करेगा? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को रजिस्टर करेगा, कमीशन रजिस्टर करेगा। बाकी सारी कंपनीज को कौन रजिस्टर करता है? रजिस्ट्रार। NPO को कौन रजिस्टर करता है? कमीशन, यानी कि SCCP। अलाउ सर्टेन वर्ड्स इन कंपनी नेम, यानी कि अगर ये चाहे तो कुछ सर्टेन वर्ड्स कंपनी के अंदर लगाने की इजाज़त दे सकता है। जैसे मिसाल तौर पे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मोहसिन शोएब। तुम्हारा? अली नूर। तुम्हारा पूरा नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। नहीं, ऐसा मिलता जुलता नहीं है। मिसाल के नाम पे, मिसाल तौर पे अगर किसी का नाम हो अहमद जरदारी, ठीक है, उसका नाम ही अहमद जरदारी हो और वो कंपनी खोल दे भाई लेट्स से जरदारी गारमेंट्स लिमिटेड के नाम से, तो क्या उसको इजाज़त मिलेगी इस नाम से कंपनी खोलने की? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किससे रिसेंबल करता है? आसिफ जरदारी से रिसेंबल करता है, तो क्या उसको इजाज़त मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर वो बोली तो भाई मेरा नाम ही जरदारी है और जो है मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, इसमें कोई मतलब एसोसिएशन नहीं होगी, तो अगर कमीशन चाहे तो उसको उस लफ्ज़ की लगाने की इजाज़त दे सकता है। बात समझ आ रही है? इसी तरह से कोई और मिसाल भी होती है। अच्छा, कन्फर्म चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप जाके पढ़ोगे कि अगर कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाना है
तो उसके लिए वो एक पूरा प्रोसीजर पर फॉलो करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगा कि ठीक है मैंने इतना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया है, तो रजिस्ट्रार उसको कंफर्म करने की ताकत, सॉरी SEC उसको कंफर्म करने की ताकत रखता है। ये एक साथ पढ़ा ना तो मिक्स हो जाता है। अप्रूव प्रॉस्पेक्टस फॉर इशू, यानी कि जब कंपनी अपने फंड रेज करेगी अवामुन नास से, उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, तो उस प्रॉस्पेक्टस को कौन अप्रूव करेगा? SEC अप्रूव करेगा। प्रॉस्पेक्टस बताया था पहली क्लास के अंदर कि प्रॉस्पेक्टस होता है इनविटेशन टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, यानी कि अगर मुझे अवामुन नास से पैसे रेज करने हैं तो मैं ऐसे जाके अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकता कि भाई मैं पैसे, मुझे ज़रूरत है $10 मिलियन की, जिसके अंदर मैं जापान के अंदर एक प्लांट खोलने जा रहा हूँ, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, भरपूर पैसा ही पैसा होगा, तो आप आएँ और अपना हिस्सा डालिए। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक प्रॉस्पेक्टस कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है, या अगर मैं इनकॉर्पोरेट होने जा रहा हूँ तो फिर मेरा एम क्या है, मेरी कंपनी के चलाने वाले लोग कौन हैं, और क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या तरीक़ेकार होगा इसका, एक पूरा प्रॉस्पेक्टस बनेगा। फिर प्रॉस्पेक्टस जाएगा कमीशन के पास, कमीशन करेगा उस प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव होने के बाद फिर वो छपेगा इंग्लिश और उर्दू अखबार में। वो उसका पूरा तरीक़ेकार चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, चलो जी छेती आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंड टाइम फॉर AGM, कमीशन अगर चाहे तो आपके AGM का टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है। कमीशन की एक रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए, यानी कि अगर किसी कंपनी के लिस्टेड क्लाइंट है और उसका ईयर एंड है 30 जून, तो 30 जून, अगर फाइनेंशियल ईयर उसका है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर के बाद मेरे ख्याल 90 डेज़ का टाइम होता है, स्पेसिफिक डेज़ में जो है वो भूल रहा हूँ, कि आपने इतने दिन के अंदर अंदर AGM कंडक्ट करानी होती है। अगर नहीं कराई तो फिर वो कमीशन जो है वो पेनल्टी वगैरह देगा, या खुद से जो है वो मीटिंग कॉल कर लेगा। तो अगर कमीशन चाहे तो इसका टाइम एक्सटेंड कर सकता है। मिसाल के तौर पे ऑडिट थोड़ा डिले हो गया, कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई, उसको सॉल्व करते करते थोड़ा टाइम लग गया। अब कमीशन के पास जाएगी कंपनी, कहेगी कि हमारा जो है ना थोड़ा सा ऑडिट डिले हो गया था, थोड़ा सा हमें आ गया था इशू, तो इस वजह से आप एक काम ये करो कि आप कर दो हमारा AGM का टाइम एक्सटेंड, हम आपसे विनती करते हैं, आप अप्रूवल दे दो। तो कमीशन चाहे तो उसको भी अप्रूव कर सकता है। अप्रूव लोन टू डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर को लोन देना हो तो ऐसे नहीं देंगे कि बस मुँह उठाया डायरेक्टर को लोन दे दिया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को, कंपनी को चलाने वाले कौन लोग हैं? डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ही अपने नाम पे लोन लेते रहेंगे कंपनी से, तो कंपनी का क्या निकल जाएगा, एक दिन दिवाली निकल जाएगा। तो लोन देने के लिए डायरेक्टर को भी किसके पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा? कमीशन के पास जाना पड़ेगा। कॉल जनरल मीटिंग इफ डिफ़ॉल्ट, मैंने अभी ऊपर AGM वाली बात में ही इस बात की मिसाल दे दी कि अगर कंपनी फेल टू कॉल द जनरल मीटिंग तो कमीशन खुद कॉल कर सकता है। एंड लास्ट, लिसन टू अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार, यानी कि रजिस्ट्रार ने कंपनी को कोई फैसला दिया, उसके खिलाफ कोई फैसला दिया, कंपनी के हक में दिया, अगेंस्ट दिया, और कंपनी को वो फैसला पसंद नहीं आया, अगेंस्ट दिया तभी तो पसंद नहीं आया, तो वो जा सकता है किसके पास? कमीशन के पास अपील करने के लिए। जैसे यहाँ क्या होता है, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे और वो रद्द हो जाए तो फिर कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। यही हारा है कि ना, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं हुकूमत का। ठीक है। एंड द ऑर्डर ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल, उसके अगेंस्ट हम कोई मस्ती नहीं कर सकते। जैसे कि क्रिकेट के अंदर अगर एहसन रज़ा ने दे दिया नॉट आउट, तो हम किसके पास जाएंगे? थर्ड, हम रिव्यू करेंगे, हम जाएंगे थर्ड एम्पायर के पास। उसके बाद क्या होगा? अगर थर्ड एम्पायर ने दे दिया आउट तो फिर नहीं, फाइनल नहीं है। PSL में फोर्थ एम्पायर के पास गया था, देखा था, लाहौर के मैच में गया था, शाहीन ने लिया था। हाँ, मुझे याद नहीं सही से क्या इवेंट होता, मुझे बताया था किसी ने कि ऐसा हुआ था PSL के मैच में हुआ था, लाहौर के मैच में। तुम देखना, फोर्थ एम्पायर के पास डिसीजन गया था कि वो अड़ गया था, शायद उससे बोला नहीं आउट है ही नहीं, मैं मानते ही नहीं आउट नहीं है, फोर्थ एम्पायर के पास गया था। मुझे खुद पहली बार चला हिस्ट्री में कोई फोर्थ एम्पायर भी होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। चलो जी, आज का लेसन कितना रहता है? बोर हो गए हो या हाजमा ओवरलोड हो गया? आज हमारे पास कोर्ट है, फिर कुछ ऑफिशियल्स के बारे में डिस्कशन करनी है कि CFO CEO कौन होता है, और बस फिर मेंबर्स हैं और ख़त्म है। ये लास्ट पेज है। वो छोटे बच्चे स्कूल में जिद नहीं करते कि मिस बस कर दें, छुट्टी चाहिए। मैं तुम लोग बैठे हो, समझ आ रही ना चीज़ें, हाजमा हो रहा है ना। ऑनलाइन वालों को मसला नहीं, ऑनलाइन वालों को अगर जो है वो थोड़ा सा हाजमा ओवरलोड होगा, वो पॉज करेंगे। नहीं,
वो जो कैमरे के उस पर रिकॉर्डिंग दिख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो पॉज करेंगे चले आएंगे, खाना वाना खाएंगे, मस्त हो गए आएंगे, नैप लेके फिर दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में मज़े होते हैं। बात तो सही है वैसे, लेकिन कोर्ट के ऊपर बात करें। अच्छा, कोर्ट के बारे में ना आपकी किताब ने कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करी। बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की कि उसने कोई डेफिनेशन दी ही नहीं। बस बता दिया कि कोर्ट के बाद एक पावर है जिसके तहत वो ये चीज़ों को ना वॉइड करार दे सकता है, बस। लेकिन मैंने बोला बच्चे पूछेंगे कोर्ट क्या है, अब उनको बोलूँगा भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नहीं पता, तो बोले नहीं कोर्ट होता क्या है बताओ। तो मैंने ना इसकी डेफिनेशन उठाई गूगल महाराष्ट्र से और यहाँ ला के चिस्पा कर दी। इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि कोर्ट इज़ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंसान या कोई भी इदारा, ऑफन ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ज़्यादातर कौन होता है, कोई गवर्नमेंट का इदारा ही होता है, विद दी अथॉरिटी, जिसके पास होती है अथॉरिटी टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब फैसला करना, लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज एंड कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ। काम की बात, एक पर्सन और इंस्टीट्यूशन होता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एडजुडिकेट करता है लीगल डिस्प्यूट्स और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जिसके अंदर सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के मामलात आ सकते हैं। तो कोर्ट क्या होता है, बात समझ आती है, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसी डिस्कशन करने की हद तक कि कोर्ट एक ऐसा अदारा होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है, जिसके अंदर फैसले होते हैं कानून की रोशनी में। ठीक है, बात समझ आती है। अच्छा, कोर्ट की पावर, बस किताब में आपके लिखा हुआ है कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द फॉलोइंग एज वाइड। वाइड मतलब कलअदम, कलअदम मतलब नामंजूर, ना नहीं कर सकते, वाइड दे देगी। वो लॉ में पढ़ता है ना, वाइड एब इनिशियो, यानी कि वो पैदाइश से ही वाइड था, स्टार्ट से ही वाइड था। हाँ, तो कोर्ट के पास एक पावर है कि इसको वाइड डिक्लेयर कर सकती है। नंबर 1, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हुए और वो सही मायनों में नहीं हुए और उसके ऊपर किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को मसला हुआ जिनके पास कोई स्पेसिफिक तरह की वोटिंग राइट्स थी, तो वो जाएंगे कोर्ट को बोलेंगे कि हमारे साथ हुआ है अन्याय, ठीक है, आप जो है इसको रिकन्सिडर करवाओ। अब वो चैप्टर नंबर 4 डायरेक्टर्स में आप लोग पढ़ोगे कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अगर सही तरह से नहीं हुए या कोई और इशूज़ इसके अंदर आ गए तो आप कोर्ट के पास जाके अपील कर सकते हो। नंबर 2, जनरल मीटिंग्स और प्रोसीडिंग्स। जनरल मीटिंग और उसमें होने वाली प्रोसीडिंग मतलब फैसले अगर ठीक तरह से नहीं हुए तो फिर अगेन कोई एक्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैविंग एक्स नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स जाके अपील कर सकते हैं किसमें, कोर्ट में। ये भी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 मीटिंग के अंदर। नंबर 3, पावर टू वाइंड अप अ कंपनी, यानी कि कोर्ट के पास ये पावर भी है जो कि हम चैप्टर नंबर 12 में स्टडी करेंगे कि वो किसी भी कंपनी को वाइंड अप करवा सकता है। ठीक है, और वाइड के अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर डिस्कस कर लिया। नंबर 2 हमने डिस्कस किया जनरल मीटिंग और प्रोसीडिंग। नंबर 3 रेजोल्यूशन टू वेरी शेयर होल्डर राइट्स, यानी कि कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास कर दी जाई गई हो जिसके अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हुकूक को पामाल करने का फैसला किया गया हो, तो ऐसी रेजोल्यूशन को भी क्या करार दिया जाएगा, इनवैलिड करार दिया जाएगा। अगर वो स्पेसिफिक शेयर होल्डर पहुँच गए कोर्ट के पास कि हमारे राइट्स को वेरी किया गया है, तो ऐसी रेजोल्यूशन जिसके अंदर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हुकूक को पामाल किया जाए, वो रेजोल्यूशन भी कोर्ट वाइड करार दे सकता है। गला सूख रहा है लेकिन हमें ये ज़रूर पढ़ के जाना है। ऑफ नहीं करूँगा, एक टारगेट बना कर आया था, वो तो क्लासरूम में थोड़ी सी ग्लिच आ गया, वरना करके जाते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको भी। हमने पढ़ी थी बात अथॉरिटीज़ विद इन अ कंपनी की, कुछ हमने बात की थी अथॉरिटीज़ की, याद आ रही है कि कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं जो विद इन दी कंपनी होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो आउटसाइड दी होती हैं। आउटसाइड पढ़ लिया, आउटसाइड में कौन कौन है, एससीबी कमीशन अलग अलग होता है, फिर सही बोल लेते, कोर्ट है, रजिस्ट्रार है, एसएससीपी है, बस 3 चीज़ें तो पढ़ी हैं। इनसाइड दी कंपनी की बात करने जा रहे हैं हम, बहुत आसान है, बेसिक नॉलेज है, इतना तो पहले भी पढ़ के आ रहे होगा कहीं ना कहीं से। चलो, नंबर 1 डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन लोग होते हैं, पहली क्लास की पहली मिसाल याद दिलाऊं, रुक जाओ,
रुको ज़रा सब्र करो। नहीं नहीं नहीं, इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं बोला करो। डायरेक्टर कौन लोग होते हैं? पहली क्लास की पहली मिसाल, आज़ान, रोहित, औसाफ और फहद। आज़ान भाई तो पहली क्लास के बाद से ना, जब से मैंने उनकी परचून की दुकान खोल दी ना, आज़ान भाई रिकॉर्डिंग पर आ गए। अब वो लाइव नहीं आते, रिकॉर्डिंग देख के असर हो गए। तो डायरेक्टर कौन थे? ये औसाफ और फहद। जिसने फैसला किया था, दोनों गायब है ना, दोनों डायरेक्टर गायब हो गए, कंपनी छोड़ के भाग गए। तो दोनों डायरेक्टर ने क्या कहा, दोनों बंदों ने क्या कहा था कि हम कंपनी को सर्विस देंगे और हम डायरेक्टर बनेंगे। इसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ सैलरी चार्ज की थी। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं कि जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, ऐसी शख्सियात को हम क्या कहेंगे? डायरेक्टर्स का दर्जा देंगे। चैप्टर नंबर 4 डायरेक्टर्स में डायरेक्टर की डिटेल तफसीलात आप इंशाल्लाह जान पाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं CEO। CEO कौन होता है? हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन इन द कंपनी, यानी कि जो कंपनी में टॉप लेवल पे कोई बंदा होता है ना, उसको हम CEO कहते हैं, जो कंपनी के ऑल ओवर अफेयर्स के लिए जिम्मेदार होता है। नंबर 3 CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसके नाम में ही फाइनेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या देख रहा होगा? फाइनेंशियल मैटर देख रहा होगा कुछ ना कुछ। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि टॉप रैंकिंग का एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि कंपनी की फाइनेंस और ये सारे मामलात को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, यानी कि पूरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर आ रहा होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डन। नंबर 3 कंपनी सेक्रेटरी। ये कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि परफॉर्म करता है सेक्रेटेरियल एंड अदर ड्यूटीज़। अब ये सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं? बोलो बोलो। एडमिशन मतलब टेबल वेबल मंगाना, सफाई वफाई करवाना। फिर और क्या करेगी? और देखो कंपनी की सेक्रेटरी क्या करेगी? एडवाइसिंग बोर्ड ऑन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉस, यानी कि कोई कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस के मामला कंपनी के जितने भी हैं वो कौन देखेगा? कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। शेड्यूल मीटिंग्स के एजेंडास को अप्रूव करवाना, ये सारे काम किसके हैं? कंपनी सेक्रेटरी की। बेसिकली जो लॉ एंड गवर्नेंस है ना कंपनी का, कि कोई लॉ की वायलेशन ना हो, SECP को तमाम चीज़ें जो हैं वो टाइम पे पहुंच जाएं, जो कंप्लाइंस मैटर्स हैं, रजिस्ट्रार को कोई चीज़ जमा करानी है तो वो जमा करा दी जाए, SECP को कोई चीज़ पहुंचानी तो वो वक्त पे पहुंचा दी जाए। जो सारी कंप्लाइंस, जो सारी, वो राइडर थोड़ी है जो पहुँचाएगा बाइक स्टार्ट करके, मतलब कंपनी सेक्रेटरी ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, सारी चीज़ें वो रेगुलेट कर रहे हैं कि ये सारी, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का बेसिकली अगर मैं 2 हर्फी बात करूँ तो 2 हर्फी बात यह है कि ये इंश्योर करेगा कि कंपनी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉन कंप्लाइंट ना हो जाए। एक्सटर्नल अफेयर संभालेगा, नॉन कंप्लायंस से बचाने की भरपूर कोशिश करेगा। कौन? कंपनी सेक्रेटरी। फाइन लग जाए, पेनल्टी ना लग जाए, ठीक है। अदर ऑथराइज ऑफिसर्स, बस आपकी किताब ने इतना कह दिया कि इनसाइड जो अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें डायरेक्टर्स, CEO, CFO और कोई भी अदर ऑथराइज ऑफिसर आ सकता है। अब अदर ऑथराइज ऑफिसर की ना कोई तारीफ नहीं बयान की गई है, यानी कि वो ऑथराइज ऑफिसर होता है जिसको कोई भी डेजिग्नेट कर दिया हो कि ठीक है तुम जो है ना ऑथराइज हो, और जो है बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑफिसर्स इन द कंपनी में पहली चीज़ हमने ऑफिसर्स बखूबी डिस्कस कर ली, डन। नंबर 2 अब हमारे पास आता है बोर्ड। ये बोर्ड क्या होता है? वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनकी जो होने वाली मीटिंग होगी उसको क्या कहेंगे? नहीं, गलत। AGM होती है शेयर होल्डर की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, EOGM भी नहीं, वो तुमने पढ़ा ही नहीं अभी। बोर्ड मीटिंग कहते हैं भाई, बोर्ड मीटिंग कहते हैं, बोर्ड मीटिंग कहते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसे हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। कोई मसला नहीं है, गलत जवाब भी दे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पहला चैप्टर है, नई नई चीज़ें अभी तो पढ़ी ही नहीं है चीज़ें, तो कैसे पता होगा कि बोर्ड मीटिंग क्या होती है, ठीक है। तो AGM जो है वो कहलाती है शेयर होल्डर की मीटिंग, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है हम उसको क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा बेसिकली देखो, अगर कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही हो ना तो वो पूछो, लाजमी पूछो, ये नहीं कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में भी समझ नहीं है तो फिर पूछो। अगर उसका डिटेल ताल्लुक ऐसा हुआ कि जो आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर होना है तो बता दूंगा भाई ठीक है, ये चीज़ जो है डायरेक्टर से पर्टेन करती है, चैप्टर 4 में पढ़ोगे। ये चीज़ प्रोस्पेक्टस से पर्टेन करती है, चैप्टर 6 में पढ़ोगे। ये चीज़ मीटिंग से पर्टेन करती है, चैप्टर 8 में पढ़ोगे। ये चीज़ वाइंडिंग अप के टाइम पढ़ाएंगे, चैप्टर 12 में कवर होती है। ये चीज़ मेमोरेंडम आर्टिकल्स की पर्टेन करती है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? डन है। अच्छा डायरेक्टर्स का मेरा ख्याल चैप्टर 3 है, मैंने 4 बोल दिया, ओके। मेंबर ऑफ द कंपनी। अच्छा ये सवाल ना मैंने थोड़ा सा पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था और वो गलती से कर लिया था, उसको वहाँ पे डालना चाहिए था सवाल। ये मेंबर्स की डेफिनेशन है, पहले हम ये पढ़ेंगे
उसके बाद फिर हम वो वाला सवाल मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने अर्ली डिस्कस कर लिया। उस वक्त ना ये सवाल मैं वही सोचा था यार ये आ कैसे गया, हमने अभी तक पढ़ी नहीं चीज़ मेंबर्स वाली। तो मेंबर कौन लोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोग कर चुके हो तुम लोग। मेंबर्स कौन होते हैं पहले इसको सीख लेते हैं। कहता है कि मेंबर्स द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव अग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें हम क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे। एंड बिकम्स मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन एंड एवरी अदर पर्सन, यानी कि दोबारा पढ़ते हैं कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसे हम डीम्ड समझेंगे कि वो मेंबर बन गए हैं। आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन एंड एनी अदर पर्सन, और हर वो शख्स टू हुम इज अलॉटेड, टू हुम शेयर्स इज अलॉटेड, ये शेयर्स है, टू हुम शेयर्स इज अलॉटेड और हु बिकम द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स, यानी कि हर उस बंदे को मेंबर कहेंगे जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हो। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना क्या होता है ये अगले हिस्से में पढ़ोगे कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती किस तरह है, मेमोरेंडम बनता है, उसको कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं, साइन होता है, विटनेस सामने खड़ा होता है, वो भी साइन डेट वार डालता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जब सब्सक्राइब करते हैं ना कुछ लोग जिन्होंने फैसला किया होता है कंपनी बनाने का, तो वो बन जाते हैं उस कंपनी के मेंबर्स। तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को हम कहते हैं मेंबर्स। और हर वो बंदा मेंबर कहलाएगा जिसके पास शेयर्स हों, किसी भी किस्म के शेयर्स हों, किसी भी काइंड के शेयर हों। चैप्टर नंबर 5 शेयर कैपिटल के अंदर डिस्कस करोगे कि शेयर की क्लासेस और काइंड्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, क्लास वाइज भी अलग कर सकते हो, काइंड वाइज भी अलग कर सकते हो, चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करोगे। इन रिलेशन टू द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर उस बंदे को कहेंगे जिसने गारंटी की है, यानी कि हु हैज़ एग्रीड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर कॉल्ड दी मेंबर्स। यानी कि बस एक डेफिनेशन फॉर्मेलिटी के लिए जो है ना वो यहाँ पे दे दी गई है बेसिकली कि मेंबर किसे कहते हैं। अच्छा यार ये लाइनें जो है ना वो ऊपर ही लग गई, चलो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई मेंबर कहते कैसे हैं, डेफिनेशन क्लियर है कि मेंबर किसे कहते हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वो लोग जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया हो, जिन्होंने अग्री किया हो हम शेयर्स लेंगे, या जिनके पास किसी भी क्लास या किसी भी काइंड के शेयर्स हों और जिनका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में आ रहा हो, उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ दी कंपनी। और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने पहले डिस्कस किया था मैंने दोबारा नीचे ला के डाल दिया कि हमारे पास ऑटम 2019 में 6 नंबर के लिए मेंबर की डेफिनेशन टेस्ट हो चुकी है। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ कि क्या क्या चीज़ें थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, मेंबर की डेफिनेशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के इफेक्ट्स, कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, यानी कि तुम्हें मतलब पूरा चैप्टर तमीज़ से पढ़ के याद करना पड़ेगा। और याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, अगर नोट्स तुम लोग प्रिंट करा सकते हो तो करा लो, बहुत अच्छी बात है, यही करा लो, कोई मसला नहीं है। तो इस पर शॉर्टकट लिखी हुई ये चीज़ें, नहीं तो अपने हाथ से समरीज बनाओ। अपने हाथ से समरीज बनाते हो ना बड़ा फाका होता है। मैंने SPM की ना तकरीबन वो इतनी मोटी किताब होती है C-Factory SPM की, उसकी समरी बनाई थी दस्ते लेके, वो लूज शीट नहीं होती 50, 70, 70, 80 रुपये वाली, पहले तो 30 रुपये के आते थे, अब तो अच्छा पेज जो है ना थोड़ा सा आता है, कोई 70-80 रुपये का आ जाता है दस्ता ना, जिसके अंदर वो शीट्स नहीं होती, लूज शीट्स कहते हैं, दस्ता कहते हैं यार उसको, मैं उर्दू में दस्ता बोलता हूँ उसको। तो उसके ऊपर मैंने 110 पेज के अंदर पूरे SPM की समरी बनाई, 110 पेजेस, बहुत मेहनत लगी, महीना खिंच गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने करा गया, किस तरह किया कि जो चैप्टर स्टडी करता गया ना उसका मैं जो है ना वो समरी बनाता गया। ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन इस्तेमाल किया। सुनने में बड़ा उखल आएगा कि क्या बच्चों वाली बात है, ब्लैक पेन से हेडिंग, ब्लू पेन से एक्सप्लेनेशन, अहम बात रेड पेन से लिख दी। तो वो दस्ते लो, लूज शीट्स लो, उस पर समरीज बनाओ, और यकीन मानो आखिर में आके दुआएं दोगे कि सेशन के स्टार्ट में कोई ऐसी बात नहीं बताता। सेशन के एंड में बस टीचर आते हैं वहाँ ये पढ़ने सवाल सॉल्व करने, लेकिन डे 1 से मैं वो चीज़ें बताता जाऊँगा। जैसे मैंने बोला एग्जामिनर कम्युनिटी रीड करो, ये बच्चे आखिरी महीने में कर रहे होते हैं, खुद से करो भाई, घर जाके जो सवाल कर लिए, चैप्टर टाइम कर लिया, अब खुद से सवाल सॉल्व करने बैठो, एग्जामिनर कमेंट पढ़ो, मार्किंग स्कीम देखो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तुम्हें अपने एंड पे भी करनी पड़ेंगी, लाजमी करनी पड़ेंगी। बात समझ आती है? तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया प्यारे भाई? आज की क्लास में हमने NPO ख़त्म किया, उसके बाद घड़ी के अंदर 2 बजाते ही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए NPO के, क्वेश्चन 14, 13
13 डिस्कस हो गया, 14 हो गया, 15 भी हो गया और 16 भी डिस्कस हमने कर लिया। उसके बाद हमने रजिस्ट्रार पढ़ा जिसके अंदर हमने बहुत सारी क्रिकेट की बातें करी कि नुमाइंदा होता है किसका, SACP का। फिर इसकी कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर डिस्कशन करी। इसके बाद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन होता है, जो कि तमाम कंपनीज़ का रेगुलेटर होता है। फिर रब्बुल माल मुदारिब के ऊपर भाई का एक सवाल था, उसका जवाब दिया। फिर कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो वाइड कर सकती है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग प्रोसीडिंग और रेजोल्यूशन टू वेरी शेयर होल्डर राइट, और पावर है कोर्ट के पास कि वो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी करवा सकती है। ऑफिशियल इन द कंपनी डायरेक्टर, CFO, CEO, कंपनी सेक्रेटरी, इसमें कोई मसला कोई परेशानी, सारे ऑफिसर समझ आ गए। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी मीटिंग को हम कहेंगे बोर्ड मीटिंग्स। मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब इसका माइंड में हमारा रह गया था, यानी कि सब्सक्राइबर तो मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया वो कौन है, मेंबर हैं। जिनके पास किसी भी किस्म के शेयर्स हैं वो कौन है, मेंबर्स हैं। जिन्होंने अग्री कर लिया कि हम मेंबर बनेंगे वो कौन है, मेंबर हैं। जिनका नाम मेंबरान की लिस्ट में मौजूद है वो कौन है, मेंबर है। बात समझ आती है। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज़ के ऊपर बात करनी है कि कंपनी रजिस्टर किस तरह से होगी, किस किस कंपनी को लाजमी है कि वो रजिस्टर, किस किस एंटिटी को बेसिकली लाजमी है कि वो रजिस्टर हो जाए एज अ कंपनी बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, बड़े मज़े का टॉपिक है। फिर रजिस्ट्रार को किस तरह फाइल करना है, कोई मसला आ गया तो फिर वो किस तरह रिजॉल्व होगा, कमीशन को अपील किस तरह कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना SCP की पावर्स के अंदर कि हम उसके पास लेके जा सकते हैं रजिस्ट्रार के, अगर हमें कोई फैसला समझ नहीं आया तो हम कमीशन को अपील भी कर सकते हैं। फिर आखिरी में हमारे पास इशू हो जाएगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और फिर जैसे NPO के इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेशन के, वैसे ही यहाँ भी एक कंपनी बनने के इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर की लिमिट, और फिर लायबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग बिलो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। बस नेक्स्ट क्लास में आके आज की क्लास का जो होमवर्क इंशाल्लाह शेयर करता हूँ इफ्तार के बाद तक होपफुली, तो वो डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और फिर इसको करके कल की क्लास ख़त्म हो जाएगी, यानी कल क्या है, वेडनेसडे की क्लास में इतने रखेंगे। थर्सडे की क्लास में इंशाल्लाह जो हमारी ईद से पहले आखिरी क्लास होगी वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक भरपूर एक अच्छी क्लास बनाई जाए, इंटरेक्टिव क्लास बनाई जाए, जिसके अंदर हमने तकरीबन कोई 7 के करीब सवालात केस स्टडी के डिस्कस करने हैं और 20 से 25 हमारे पास MCQs हैं। इसके साथ साथ हमारा 7 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह ताला वाइंड अप हो जाएगा। फिर मुलाकात करेंगे ईद के बाद चैप्टर नंबर 2 के लिए। देन मेरा लग जाएगा यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 2 में पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास चैप्टर मैं बता भी देता हूँ कौन कौन से लिख के मेरे पास हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8। सो फार मेरे पास ये चैप्टर है, लेकिन अगर सर हसनैन से कोऑर्डिनेशन करके कोई एक आध चैप्टर बढ़ाना हुआ तो वो देख लेंगे अगर उनको सही लगता है। नहीं तो फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग मेरे पास जो है वो सिर्फ ये चैप्टर मौजूद है, और आगे सही भी हैं। लेकिन अगर कोई तुम लोग को ज़रूरत पड़ी, कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो तो मैं भी हूँ और हसनैन भी इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगे। तो मेरे पास ये 5 चैप्टर रहेंगे। 1 पढ़ाऊँगा, 2 पढ़ाने के बाद मैं चला जाऊँगा ब्रेक पे, एग्जाम्स वगैरह भी आ रही हैं। उसके बाद 3 और 4 हसनैन कंटिन्यू करेंगे, और 3, 4 एक अच्छे लेंदी चैप्टर हैं। डायरेक्टर तो है ही लेंदी, चीफ एग्जीक्यूटिव कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा चैप्टर है। जब तक वो पढ़ाएंगे जून आ जाएगा, और उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, जून का मिड आ जाएगा, मैं एग्जाम से वापसी आ जाऊँगा। 3, 4 उनके पास ख़त्म, 5 पे मैं आ गया अगेन। फिर 6, 7 वो पढ़ाएगा, 6, 7 में से मैंने कोई लेना वो ले लिया, फिर 8 पढ़ाया, फिर 12 पे आऊँगा इंशाल्लाह। तो आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर है भाई, बेहतरीन है। चलो डन है इंशाल्लाह ताला। 1.25 घंटे की क्लास हो गई हमारी, पूरी हो गई है। 1 घंटे 15 मिनट की ओरिजिनल क्लास थी, 1 घंटे 16 मिनट की हो गई है। सर आज को ना पढ़ाई के अलावा क्रिकेट भी खिलवानी चाहिए बच्चों से। ARDD को क्रिकेट भी खिलवाना चाहिए। क्रिकेट चलो एक काम करते हैं कि आप दीजिए हमें इजाज़त, भाई को बात करनी क्रिकेट की, ARDD में क्रिकेट नहीं होती है, इनकी कंप्लेंट हम करते हैं थोड़ी सी दूर। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।